सिंप्लीफाइड साइंस के इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास का 11th चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड इसका अंतिम भाग करने जा रहे हैं और इसके अंतर्गत जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो रहेगा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, व्हाई सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट, और इससे मिलते जुलते 2-3 टॉपिक्स हैं जो कि हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। और इसका रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है कि जो हमारे पास एयर है, हमारी जो वायु है, उसके घनत्व में परिवर्तन। और ये घनत्व में परिवर्तन इसका कुछ भी कारण हो सकता है, या तो उसके तापमान में परिवर्तन के कारण हो सकता है। हमें पता है कि यदि वायु हमारी गर्म हो जाएगी तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, एज अ रिजल्ट इट विल बिहेव एज अ रेयर मीडियम। अगर हमारी एयर ठंडी है देन इट विल बिहेव एज अ डेंसर मीडियम, मतलब सघन माध्यम का वो काम करती है। इसी तरह हमारे पास अलग अलग कंपोजिशन के कारण भी इसकी डेंसिटी में परिवर्तन आएगा। देन अब ये क्वेश्चन है कि व्हाई द फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स व्हेन सीन थ्रू द फायर। आप सभी ने कभी ना कभी ये दृश्य जरूर देखा होगा, स्पेशली हम लोगों ने देखा होगा कि जो लोहड़ी वाले दिन जब हम ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, या कोई और ऐसा फेस्टिवल जिसमें हम इसको बर्न करते हैं, लकड़ियों को बर्न करते हैं, और अगर हम आमने सामने कोई लोग खड़े हैं तो उसमें हमें एक दूसरे का चेहरा हिलता हुआ नजर आता है। तो उसका रीजन क्या है? अगेन द रीजन इज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब वायुमंडलीय अपवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि इसके आसपास की जो एयर थी वो टेम्परेचर की वजह से, आग की गर्मी की वजह से वो हल्की होगी, सो इट विल बिहेव एज अ रेयर मीडियम। हम जितना दूर जाते जाएंगे, क्योंकि जो रेडिएशन है उसका जो डिस्टेंस है कुछ डिस्टेंस तक ही रहती है, तो उसके बाद हमारा जो मीडियम रहेगा इट विल बिहेव एज अ डेंसर मीडियम। तो इसका मतलब डेंसर और रेयर मीडियम जब डिफरेंट मीडियम हो जाएंगे, सो ड्यू टू दिस हमारा अपवर्तन होगा, हमारा जो रिफ्रैक्शन होगा। अब इसी के स्पोर्ट में एक वीडियो है, अभी की वीडियो है इसके स्पोर्ट के लिए। अब आप इसको ध्यान से देखिए कि आपको जहां पर आग जली है उसके सामने का जो मकान है कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा होगा। तो ये किस कारण है? दिस इज मेनली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, क्योंकि उसके आसपास की हवा गर्म हो गई थी, रेयर मीडियम हो गया था, जिसके कारण हमें वो हिलता हुआ प्रतीत हो रहा। देन अब अगला हमारे पास जो टॉपिक है ना, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, तारों का टिमटिमाना। अब आपके सामने स्क्रीन में कुछ तारे टिमटिमाते हुए नजर आ रहे हैं, कभी वो हमें छोटा नजर आ रहा है, कभी वो धुंधला नजर आ रहा है। तो इसका रीजन क्या है? अब इसको समझाने के लिए अगेन हमारे पास एक एनिमेशन है आगे, लेकिन उससे पहले इसका रीजन क्या है? दिस इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अर्थात वायुमंडलीय अपवर्तन। अब हमें पता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, लेकिन जब भी वायु के घनत्व में परिवर्तन आएगा, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी जो डिफरेंट लेयर्स हैं उसकी डेंसिटी में वेरिएशन आएगा, तो हमारी जो लाइट है जो स्टार से आ रही है वो कहीं ना कहीं अपना जो पाथ है वो चेंज करेगी, जिसके कारण उसकी जो रियल पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन, इन दोनों में हमें डिफरेंस नजर आएगा। हमें जो नजर आ रहा है दैट इज अ वर्चुअल पोजीशन, मतलब वो हमें आभासी स्थिति है, एक्चुअल पोजीशन उसकी कुछ और है। अब इसी को समझाने की एनिमेशन बनाई गई है। अब यहाँ पर अलग अलग हमारे पास एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, और यहाँ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि नीचे को आते आते जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? हमें पता है कि शाम के समय, रात के समय हमारी जो वायु होती है वो ठंडी होती है,
तो इसका मतलब जो दिन के समय में तो अर्थ के सराउंडिंग एयर गर्म होगी, लेकिन रात में उल्टा हो जाएगा। ये हमारी एयर ठंडी है तो धीरे धीरे ऊपर को जाएंगे, तो जो टेम्परेचर हम एयर की बात कर रहे हैं अप टू फ्यू किलोमीटर्स, इसके ऊपर की हम बात नहीं कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली यहाँ पर जब हमारे पास डेंसिटी चेंज होगी तो इट मीन्स द लोअर विल बिहेव एज अ डेंसर मीडियम। अब मान लीजिए हमारे पास स्टार है, इसकी एक्चुअल पोजीशन है ये, और यहाँ से हम इसको व्यू करना चाह रहे हैं, तो ये सनलाइट अब आती है, इट इज मूविंग और इट इज ट्रैवलिंग स्ट्रेट, और जैसे यहाँ पर इसने मीडियम एंटर किया दैट इज रेयरर, तो ये आपके पास अपर के कंपैरिजन में रेयरर है, लेकिन इट विल बिहेव एज अ डेंसर इन दिस वे। तो लोअर वन बिहेव एज अ डेंसर, upper will behave as a rarer, this line, so it will bend towards the normal. Now this will behave as a rarer, this will be denser। मतलब एक ही माध्यम आपका वो सघन भी काम कर रहा है और विरल भी काम कर रहा है, ये निर्भर करता है कि हम उसकी तुलना किससे कर रहे हैं। अब इसी तरह जब ये फाइनली हमारी आइज में आएगी, अब यहाँ देखिए हमें पता है कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है, तो हमें ये यहाँ स्टार नजर आएगा। अब ये कभी धुंधला कभी ब्राइट क्यों नजर आ रहा है? अब जब इनकी लेयर्स में यहाँ चेंज होगा, परिवर्तन आएगा, जब ये लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगी हमें ये स्टार ब्राइट नजर आएगा, और जब ये लाइट हमारी आईज में नहीं पहुंचेगी हमें स्टार दिखाई नहीं देगा। अब ये हमारे पास यही रीजन है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत नजर होते हैं। अगला है कि प्लैनेट्स क्यों नहीं टिमटिमाते, व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? इसका रीजन क्या है कि जो प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के काफी क्लोज हैं, और उसको हम ये मान के चल रहे हैं कि उस प्लैनेट्स के अंदर बहुत सारे पॉइंट साइज के सोर्सेज हैं। अगर हर एक पॉइंट साइज का जो सोर्स है वो अलग अलग डेविएशन शो करता है, तो ओवरऑल क्या करेगा, ये सभी डेविएशन एक दूसरे को नलिफाई कर देंगी, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, जिसके कारण हमारी आईज तक जो ट्विंकलिंग इफेक्ट पहुंचने वाला होगा वो जीरो हो जाएगा। और यही कारण है कि हमें जो ग्रह वो टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते। मतलब हम ग्रहों को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान ले, तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का कुल परिवर्तन का औसत मान 0 होगा। मतलब वहां से हर एक से जो छोटी छोटी लाइट आ रही है, हर एक बिंदु साइज से जो लाइट आ रही है, अपवर्तन तो वहां पर है, लेकिन वहां जब बहुत सारे सोर्सेज हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए हमें वो टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते। अब अगला टॉपिक है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, अग्रिम सूर्योदय एंड विलंबित सूर्यास्त। अब यहाँ पर एक आपको डायग्राम दिखाई दिया है। अब जैसे ये वाला सेकंड डायग्राम के देखिए, हमें यहाँ पे सनराइज दिख रहा है, लेकिन अभी सनराइज नहीं हुआ है। तो ये हमारा पार्ट जो कि अर्थ के बिल्कुल यहाँ पे होगा, दिस विल कॉल होराइजन। तो अभी सन हमारा होराइजन से नीचे है, बट इट अपीयर्स कि वो हमारा सनराइज हो चुका है ना। वाई? अब यहाँ देखिए आपको ये अलग अलग लेयर्स नजर आ रही हैं, दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो इनकी डेंसिटी हमारी वेरी करेगी। अब इसके लिए एक एनिमेशन है। अब मान लीजिए हमारे पास अर्थ है ये, और यहाँ पर हमारे पास ये होराइजन है इसका, और यहाँ पे हमारा सन है। अब जब सन ने लाइट देनी है, सो ऑब्वियसली सन चारों तरफ लाइट दे रहा है। अभी सन हमारा होराइजन से नीचे है, लेकिन जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में एंटर की रे ऑफ लाइट, ना इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द इनर साइड। वाइट बेंड टुवर्ड्स द इनर साइड क्योंकि हमारे पास ये रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम है, क्योंकि दिन के समय में हमारी जो ये एयर है वो ठंडी है, अर्थ के सराउंडिंग ठंडी है, तो वो डेंसर मीडियम का काम करेगी, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर हम यहाँ पे इसका नॉर्मल बनाएं तो ऑब्वियसली नॉर्मल ऊपर को जाएगा, नॉर्मल अगर स्ट्रेट लाइन लगाएं तो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। और लास्ट में जब हम इसको स्ट्रेट बनाएं तो इट मीन्स सन अपीयर्स कि हमारा जो सन है होराइजन से ऊपर आ चुका है।
तो ये जो हमें इफेक्ट नजर आता है ये 2 मिनट पहले, मतलब सूर्य उदय से 2 मिनट पहले सूर्य नजर आता है, और जब सूर्यास्त हो जाता है उसके 2 मिनट बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है। अगेन द रीजन इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब अगला टॉपिक है हमारे पास टिंडल इफेक्ट। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी किया है, द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। अभी कोलाइडल पार्टिकल्स क्या हैं कि हमारे पास जो 3 तरह के हमने पढ़े थे, एक सॉल्यूशन पढ़ा था, एक हमारा सस्पेंशन था और एक कोलाइडल था। ठीक है, तो सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज सबसे बड़ा है, सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, और जो कोलाइडल है उसमें पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में है, निलंबन और विलयन के बीच का है। अब एक चीज इसमें ख्याल रखना है कि कोलाइडल के कणों का आकार जितना बड़ा होगा हमारी स्कैटरिंग उतनी ज्यादा होगी। दूसरी बात, हमारे पास जो भी तरंगे आती हैं, जैसे व्हाइट लाइट हमने पढ़ी 7 कलर्स की, और 7 कलर्स की जो वेवलेंथ अलग अलग है, और जब भी हमारे पास किसी एक रंग की वेवलेंथ उस पार्टिकल के साइज, मतलब हमारा जो पार्टिकल है उसका जो डायमीटर है, उसका जो व्यास है, यदि वो कलर की वेवलेंथ से ज़्यादा है तब वो लाइट को स्कैटर कर पाएगा, उसको प्रभावित कर पाएगा। अदरवाइज अगर हमारे पार्टिकल का साइज छोटा है और वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसको प्रभावित वो नहीं कर पाएगा। और इसी आधार पे हमारे पास जो स्काई ब्लू नज़र आता है, हमारा सन जो है वो रेड नज़र आता है। क्यों नज़र आता है? ड्यू टू द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। तो कोलाइडल पार्टिकल का साइज किससे बड़ा होना चाहिए? उस कलर की वेवलेंथ से बड़ा होना चाहिए, तभी वो स्कैटर कर पाएगा, अदरवाइज स्कैटरिंग नहीं होगी। इसी पॉइंट को हम आगे भी रिलेट करेंगे। अब यहाँ पर टिंडल प्रभाव का इफेक्ट क्या है? एयर क्यों टिंडल प्रभाव दिखाती है? तो हमें पता है कि एयर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, स्मोक पार्टिकल्स भी है, वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं। तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं मिलकर एक कोलाइडल का काम करेंगे, और कोलाइडल का काम करेंगी, एक माध्यम का काम करेंगी। ये हमने देखा है कि जैसे फॉरेस्ट के बीच में स्पेशली हमें यहाँ लाइट का पाथ नजर आ रहा है, और बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है कि यदि आप किसी अंधेरे कमरे में हो और किसी एक छोटी सी ओपनिंग से लाइट आ रही है, तो उस छोटी सी ओपनिंग से जो आपको लाइट आ रही है आप उसका पाथ देख सकते हो, और स्पेशली अगर वहाँ पे थोड़ी सी डस्ट उड़ा दो तो आपको रास्ता बहुत क्लियर नजर आएगा उस लाइट का। तो क्यों नजर आ रहा है? इट इज मेनली ड्यू टू द टिंडल इफेक्ट। किसकी वजह से? उन डस्ट पार्टिकल्स की वजह से जो हमने अंधेरे कमरे में उड़ाए। अब यहाँ पर इसने बोला है द कलर ऑफ अ स्कैटर लाइट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ अ स्कैटरिंग पार्टिकल। जितना साइज हमारा बड़ा होगा, हमारी हायर वेवलेंथ की जो कलर्स हैं उनकी स्कैटरिंग भी हमारी ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखा, इफ द साइज ऑफ अ स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्ज इनफ देन द स्कैटर लाइट मे इवन अपीयर्स व्हाइट। क्योंकि वो सबको स्कैटर कर देगी, सो ऑब्वियसली सारे मिक्स होकर व्हाइट नजर दिखा देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रकाश का वर्ण प्रकिरण करने वाले कणों के साइज पर ही निर्भर करता है। अब ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। अब इसके लिए हम आगे एक्सपेरिमेंट और करेंगे कि क्या है ये। अब यहाँ पर एक आपकी बुक का एक एक्सपेरिमेंट है कि कैसे ये एक्सपेरिमेंट करना है। कि आपने एक बीकर लिया, अब इसको एनिमेशन के द्वारा यहाँ दिखाया हुआ है, और उससे पहले आप यहाँ देखिए कि हमारे पास अलग अलग कलर्स की लाइट हैं। रेड कलर वेवलेंथ होता है कि इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है जी, अब यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, सो ऑब्वियसली यहाँ डिस्टेंस कम है, और यहाँ डिस्टेंस और भी कम। अब क्वेश्चन उठता है कि वॉयलेट की तो वेवलेंथ सबसे कम है, तो स्कैटरिंग तो इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें स्काई ब्लू क्यों नज़र आता है? तो ये भी तो कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन आएगा कि हमारा स्काई ब्लू क्यों नज़र आता है, वॉयलेट क्यों नहीं आता? वॉयलेट की तो वेवलेंथ उससे भी कम है। तो इसका जो रीज़न रहेगा, इसका रीज़न ये रहेगा कि हमारी जो आईज हैं वो वॉयलेट कलर के लिए कहीं सेंसिटिव नहीं है, कहीं ना कहीं।
जैसे हमारे पास एयर है तो एयर के अंदर पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है कि वो एटलीस्ट हमारी इन तीनों को स्कैटर कर रहे हैं, वायलेट को भी, इंडिगो को भी और ब्लू को भी। ठीक है जी। जब तीनों स्कैटर हुए और हमारी आईज इनके लिए सेंसिटिव नहीं है, हमारी आईज सेंसिटिव किसके लिए ज़्यादा है, ब्लू के लिए, इसलिए हमें जो स्काई है वो ब्लू नज़र आता है। लेकिन एक्चुअल में तो ये स्कैटरिंग ज़्यादा होनी चाहिए, हमें ये क्यों नज़र आ रहा है, बिकॉज अवर आईज दे आर मोर सेंसिटिव टू द ब्लू लाइट। अब यहाँ देखिए हमारे पास एक वाइट सोर्स है, हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो एक्टिविटी पीछे हम बात कर रहे थे उसी को एक एनिमेशन के रूप में बताया है कि ये हमने अरेंजमेंट की है कि स्क्रीन लिया है और दो लेंसेज लिए कन्वर्जिंग लेंस, सो दैट यहाँ से जो लाइट है फोकस करके पहले पैरेलल बनाएंगे, उसके बाद इसके बजाएंगे, देन जो पैरेलल आ रही है उसको हम कंसंट्रेट करके स्क्रीन के ऊपर डालेंगे। अब ऐसे में हमने यहाँ पर जो सॉल्यूशन लिया, सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन लिया और इसके अंदर हमने डाल दिया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और जैसे ही ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो ये जो सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन है तो इससे रिएक्शन के बाद हमारे पास सल्फर बना देगा और सल्फर क्या करेगा, इसके पार्टिकल्स कोलाइडल बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सल्फर बना। अब आप इस एनिमेशन को दोबारा ध्यान से देखिए, इसकी कलरिंग को देखिए। अब जैसे ही यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हुई, अब अगर हम इसको यहाँ ही रोक दें, अब यहाँ देखिए आपके पास ब्लू हुआ, इसका मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास कलर्स जो पार्टिकल का साइज छोटा था और छोटा इतना था कि उसने जो ब्लू वाली वेवलेंथ को स्कैटर कर दिया। ठीक है। और अगर हम इस स्क्रीन को ध्यान से देखें दोबारा से, कि अगर हम इस स्क्रीन को दोबारा से ध्यान से देखें कि स्टार्टिंग में हमारे पास कलर ऑरेंज येलोइश है, फिर ऑरेंज हुआ और लास्ट में रेड हो, ऑरेंज के बाद रेड हो गया। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि स्लोली एंड स्टेडीली हमारे पास यहाँ पर जो सल्फर के पार्टिकल्स का साइज वो इंक्रीज हो गया। ठीक है। तो इंक्रीज होने का मतलब हमने बोला था कि जितना पार्टिकल का साइज होगा तो सभी लाइट को स्कैटर करेगा, तो इसका मतलब उसने ऑरेंज को भी स्कैटर किया, येलो को भी किया, रेड को भी किया। तो वाई हियर इट इज रेड? क्योंकि रेड की जो स्कैटरिंग है बाकियों के कंपैरिजन में कम है, तो वो कंसंट्रेट हो गई यहाँ पे, इसलिए हमें वो नजर आ रहा है, इट इज ऑन द स्क्रीन। देन अब स्काई ब्लू कलर नजर आ रहा है कि रेड अपीयर नजर आ रहा है। क्यों? अगेन इट इज मेनली ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब इसके लिए अगेन एक एनिमेशन है। अब देखिए मॉर्निंग के टाइम में हमारा मान लीजिए यहाँ पर सन है, हॉराइजन के नीचे है और उसको बहुत सारा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। इट मीन्स यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा है। तो जैसे पार्टिकल ज़्यादा हैं तो अगेन सन ने तो 7 के 7 कलर्स देने हैं, तो 7 के 7 कलर्स में से हमारे पास पार्टिकल का साइज इतना है कि वो ब्लू को भी कर रहा है, इंडिगो को भी कर रहा है। तो हमारे पास जो इंडिगो कलर है, वॉयलेट कलर, उसके लिए सेंसिटिव आई नहीं है, लेकिन जो हमारे पास जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर पूरे का पूरा स्कैटर हो गया ड्यू टू द किसकी वजह से? जो सनलाइट थी 7 कलर्स की स्कैटरिंग की वजह से। ओके। अब ये सन रेड क्यों नजर आ रहा है? अब यहाँ देखिए कि इसमें 7 कलर्स में से ब्लू तो स्कैटर हो गया, अब बाकी कलर्स भी स्कैटर हो रहे हैं। ठीक है। येलो भी हो रहा है, ऑरेंज भी हो रहा है, तो व्हाई डज अपीयर टू बी रेड? द रीजन बीइंग हमें पता है कि जो रेड लाइट है ये स्कैटरिंग इसकी कम होगी और ये स्ट्रेट ट्रेवल फास्ट करेगी एज कम्पेयर टू द अदर्स। और यही शायद हमने पहले भी पढ़ा था कि इसी वजह से हम जो इमरजेंसी लाइट्स है, ब्रेक्स लाइट, उसमें रेड कलर यूज करते हैं। ठीक है। अब जैसे जैसे ये आगे का बढ़ेगा, अब नून में हमारा जो डिस्टेंस क्या होगा वो कम हो जाएगा। स्कैटरिंग सभी की हो रही है, ब्लू की भी, वॉयलेट की भी, इंडिगो की भी, रेड की भी, सब की भी, लेकिन यहाँ पर स्कैटरिंग ऐसी हो रही है कि वो इंटरमिक्सिंग होकर दोबारा से 7 के 7 कलर्स ने मिलके वाइट लाइट बना दी और इवनिंग में यही प्रोसेस हमारा रिवर्ट बैक हो जाता है। अब देखिए यहाँ से, अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपके पास ओवल है। ठीक है। इट मीन्स हमारा जो पाथ रहेगा समवट इलिप्टिकल रहेगा, नॉट अ सर्कुलर। सर्कुलर रहता तो हमारा डिस्टेंस बराबर रहता, लेकिन इलिप्टिकल की वजह से नून में हमारा डिस्टेंस कम हो जाएगा और उसके बाद हमारा डिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ऑल्दो सन हमारा बीच में रहता, नो डाउट,
ठीक है, हमने यहाँ पर इसको किया है, लेकिन हमारा सन स्टेशनरी अर्थ रोटेट करती है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ शो कर रहे हैं कि ये इसका कलर क्यों है, इसलिए हमने इसको इस ढंग से एनिमेट बनाया। तो इसका नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट आपको शो किया जाए किस ढंग से। देन तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या बनेगा। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो स्कैटरिंग नहीं होगी, स्कैटरिंग नहीं होगी तो हमारे पास वो ब्लैक नज़र आएगा, स्काई हमारा ब्लैक नज़र आएगा। यही रीज़न है कि जो एस्ट्रोनॉट्स को ये ब्लैक नज़र आता है हमारा जो स्काई है। और इसी के साथ आज के इस वीडियो में हमने किया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्टार ट्विंकल्स क्यों करते हैं, प्लैनेट ट्विंकल्स क्यों नहीं करते हैं, स्काई ब्लू क्यों होता है, और अर्ली सनराइज अर्ली और डिलेड सनसेट है, या सन का कलर हमारा रेड क्यों नज़र आता है। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।